गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीए जुगल किशोर गोयल आज आपके सामने नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्या कहता है। आपने सोसाइटी में देखा होगा कि जो बिजनेस है, जो व्यवसाय हैं, उनके किए जाने के तरीके कई तरीके के हैं। आपने देखा होगा कि छोटे मोटे जो व्यापारी हैं एकल स्वामित्व के रूप में काम कर रहे हैं, खुद ही मालिक हैं, खुद ही कर्मचारी हैं, खुद का ही पैसा लगाया हुआ है, बाजार से कोई पैसा लिया हुआ नहीं है, कोई उनका पार्टनर नहीं है, ठीक है, कोई कंपनी फॉर्मेट में नहीं है। कुछ इस तरह के लोग भी हैं। कुछ आपने देखा होगा कि 2-4 लोग मिलकर साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें काम का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। कुछ आपने देखा होगा कि वंशानुगत काम हो रहे हैं, पारिवारिक हैं, चाचा जी, ताऊ जी, पिताजी सब मिलके काम कर रहे हैं, वंशानुगत भी काम चल रहे हैं। कुछ आपने देखा होगा कि सरकार भी व्यवसाय कर रही है, जैसे पेट्रोल पंप है, रेलवे है, इनके विभाग हैं, सरकार भी अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की भावना के लिए जुड़े हुए हैं, जैसे सहकारी समितियां हैं, एक दूसरे को कोऑपरेटिव करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इतने तरीके क्यों हैं? व्यवसाय करने का अलग अलग तरीका क्यों है? क्यों नहीं एक ही तरीका है? रीजन साफ सुथरा है, क्योंकि व्यवसाय अलग अलग तरीके के होते हैं, तो व्यवसाय करने के तरीके भी अलग होंगे। हर एक प्रारूप का, हर एक व्यावसायिक संगठन के तरीके का अपना लाभ है, अपनी हानि है, अपनी सीमाएं हैं। तो हमें कौन सा व्यावसायिक संगठन का प्रारूप लेना चाहिए, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हर एक व्यावसायिक संगठन के प्रारूप जो आपको बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है जो आपने नहीं देखे हों, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा व्यवसाय के बारे में बता दूं, लेकिन मैं व्यवसाय के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो व्यवसाय का नहीं है, हमारा चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। तो जब भी सिलेबस में व्यावसायिक संगठन के प्रारूप करके टॉपिक होता है तो वो उन प्रारूप के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, व्यवसाय के ऊपर नहीं पूछते। थोड़ा इंट्रोडक्शन व्यवसाय का लेंगे, और जहाँ सिलेबस में व्यवसाय के बारे में उनको पूछना होता है तो वो एक अलग चैप्टर उसको ऐड कर देते हैं। तो हम उसको एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उद्योग क्या होते हैं, वाणिज्य क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम व्यवसाय के बारे में जानेंगे बिजनेस क्या होता है। बिजनेस, अगर हम इंग्लिश वर्ड देखें, बिजनेस, बिजनेस यानी कि जो व्यस्त रहे, अपने आप को जो व्यस्त रखे, वो व्यवसाय है। साधारण शब्दों में सर, व्यस्त तो हर कोई व्यक्ति है, मंदिर में पुजारी है, वो भी व्यस्त अपने काम में। हाँ, केवल व्यस्त रहना व्यवसाय नहीं हो सकता। तो व्यवसाय में व्यस्त रहना किस काम के लिए? आर्थिक क्रिया के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही काम का शब्द है, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कहें सर आर्थिक क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई ना कोई लाभ कमाया जाए, कोई ना कोई पैसों के लिए एक्टिविटी की जाए। तो व्यवसाय क्या होती है? व्यवसाय से तात्पर्य आर्थिक क्रिया से है, जिसमें लेन देन होगा, पैसों का लेन देन होगा, जिसके द्वारा व्यवसायी जो काम करता है उसमें उसको मुनाफा मिलता है, लाभ की प्राप्ति होती है। और लोग व्यवसायी को पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि वो व्यवसायी से या तो कोई वस्तु प्राप्त करेंगे या उनको सेवा की प्राप्ति होगी। दो में से कोई एक चीज होगी। भाई, आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, तो मैं आपको बदले में क्या दे रहा हूँ? सेवा दे रहा हूँ, और मुझे इसके बदले में मुनाफा मिल रहा है। ये मेरा जो काम है, ये धर्मार्थ काम नहीं है, ये आर्थिक क्रिया है, ये मेरा व्यवसाय है। क्लियर है? सर आप प्रोफेशनल हो कि बिजनेसमैन हो? देखिए, व्यवसाय शब्द जो है वो बहुत बड़ा शब्द है। इसमें ट्रेडिंग भी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, कॉमर्स भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया। व्यवसाय बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है, जो हम व्यवसाय के एक टॉपिक में अलग से डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने हमें बताया कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, तो क्या सभी आर्थिक क्रिया व्यवसाय है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। व्यवसाय में आर्थिक क्रिया होना जरूरी है, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय हो ये जरूरी नहीं है। आप कहें सर कैसे? जैसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति जो कहीं पर जॉब करता है, वो भी फोकट में काम नहीं करता,
उसका भी उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, उसको भी पैसा कमाना है। तो आर्थिक क्रिया वो भी है, पर वो व्यापार नहीं है। जैसे एक फौजी देश के लिए युद्ध लड़ता है, देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है और बदले में सैलरी लेता है, आप उसको कहोगे सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। तो सर क्या वो पैसों के लिए काम कर रहा है या उसमें देशभक्ति है? देखो, पैसों के लिए कोई आदमी अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है, उसमें देशभक्ति है, लेकिन पैसा भी चाहिए। तो आर्थिक क्रिया तो वो भी है। एक पुजारी अगर मंदिर में सुबह उठ के 4 बजे आरती करता है ना, तो उसको भी पैसा चाहिए। पैसा हर आदमी को चाहिए, क्योंकि ये अर्थ बिना अर्थ के कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो? तो सभी आर्थिक क्रिया व्यापार नहीं होती। जैसे एक पुजारी के द्वारा पूजा करना, नौकरी पेशा के द्वारा नौकरी करना, ठीक है, फौजी के द्वारा सुरक्षा करना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन व्यापार नहीं है। हाँ, व्यापार में आर्थिक क्रिया होनी जरूरी। तो सभी व्यापार आर्थिक क्रिया होते हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय नहीं होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया बिजनेस का। ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसका हम एक अलग चैप्टर बना के पढ़ते हैं हमेशा बिजनेस के बारे में। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। प्रारूप को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मैं आपको एक मजाक में एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना था तो मैं पान की दुकान लगाया करता था, जुगल पान वाला, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर हम पान वाले से पढ़ रहे हैं, भाई चाय वाला आपका प्रधानमंत्री हो सकता है तो पान वाला सीए नहीं हो सकता क्या? मजाक की बात है बेटा, मैं कोई पान की दुकान नहीं लगाता था, लेकिन फिर भी एक मजाक के तौर पे। तो साहब मैं पान की दुकान लगाता था अकेला, तो मैंने जो व्यापार किया वो क्या कहलाया? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, हम इसको ये कह दें एकल स्वामित्व। क्या कहलाएगा ये? एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटर। व्यावसायिक संगठन में सबसे पहला प्रारूप यही होता है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। आज आपको बिजनेस करना, आप क्या करोगे? सर हम दुकान ले लेंगे और दुकान खोल के बैठ जाएंगे। तो ये एकल स्वामित्व हुआ, बहुत आसान सा काम। मैंने भी पान की दुकान खोल ली। अब आगे की कहानी सुनो साहब। हुआ क्या, मेरा जो लगाया हुआ पान था वो लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं पान में चूना लगाता था और मेरा लगाया हुआ चूना लोगों को बहुत पसंद आया। तो साहब मेरे ग्राहक बढ़ने लग गए, पर मेरे तो 2 ही हाथ है ना, मैं कितना चूना लगाऊंगा। तो मैंने काम बढ़ गया, तो बताओ मैं किसकी मदद लूँ? कोई भी इंसान का अगर बिजनेस बढ़ता है तो वो किसकी हेल्प लेगा, किसकी तरफ जाएगा? सर पार्टनरशिप? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल हर आदमी का एक नेचर होता है कि वो अपने घर वालों को बोलेगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ो और व्यापार करो, चाचा जी, ताऊ जी, भाई, जो भी हैं, बीबी। तो साहब जुगल का बन गया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों बोलते हो? क्या मुस्लिम का परिवार नहीं होता? होता है, पर वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। HUF में मैं और मेरी बीबी दोनों मिलकर पान में चूना लगाने लगे साहब। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया और काफी काम बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और समस्या शुरू हो गई। क्या कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी। कितने होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे? उनसे कितना काम कर लोगे आप? और परिवार का जो पूंजी है वो तो एक लिमिटेड है। हमें और पैसा चाहिए, और लोगों की जरूरत है ताकि हम काम को और बढ़ा सकें। तो यहाँ पर मैंने मार्केट से लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो क्या चीज का उदय हुआ? पार्टनरशिप, साझेदारी का उदय हुआ साहब। साझेदारी देखा जाए तो एकल स्वामित्व का ही विस्तार है। पहले एक आदमी थे, अब 2-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, और क्या फर्क है? समझ में आ रही है? तो साहब मैंने मार्केट में हमारे कैमरामैन को ही बोल लिया कि साहब आप हमारे साथ पान लगाएं। बोले सर करना क्या? मैंने कहा चूना लगाना है। बोले सर मैं तो इसमें एक्सपर्ट आदमी हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। अब साहब क्या हुआ, हम लोग बिजनेसमैन बन गए, व्यापार कर रहे हैं। एक ग्राहक आया, मान लीजिए आप ही आए पान खाने के लिए, और आए किसके पास? मेरे पार्टनर कैमरामैन के साथ। आपने उनसे पान लगवाया। कैमरामैन को ये आइडिया नहीं था कि पान में चूना लगाते हैं, लेकिन थोड़ा हिसाब से लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। उसने जबरदस्त चूना लगा दिया। आपने पान खाया और आपका मुंह जल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? और आपने उठा के केस मेरे ऊपर ठोक दिया
देखो चूना लगा रहा है कोई और बढ़ रहा है कोई और, करे कोई और बढ़े कोई और। इसी का नाम साझेदारी है। तो साझेदारी में ये प्रॉब्लम थी कि साझेदारों के दायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं। एक साझेदार के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरे साझेदार भी उत्तरदायी होते हैं, करेगा कोई और बढ़ेगा कोई। तो क्या करें साहब? तो एक कॉरपोरेट जगत का उदय हुआ और क्या बननी शुरू हुई? कंपनी। लोगों ने कंपनी बनानी शुरू कर दी साहब। कंपनी में क्या है, लोग आएंगे पैसे भी लाएंगे, लेकिन उनका दायित्व सीमित है। आज अगर विजय माल्या भाग गया तो किंगफिशर के जो अंशधारी हैं उनको थोड़ी पकड़ लिया। समझ रहे हो मेरी बात? आप अगर किसी कंपनी के शेयर ले लेते हो तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, लेकिन आपका दायित्व आपके द्वारा लिए गए अंशों तक है। आपके वो जो अंश पूंजी है वो डूब जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बस आपका वहां तक ये हक है और उसके अलावा कुछ लेना देना नहीं है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है कि हमने कंपनी बनानी शुरू कर दी। अब यहाँ देखो कंपनी में क्या है, कई तरह की प्रॉब्लम जनरेट, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और हैं। तो लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि इन दोनों का कोई तोड़ हो। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आया नया, और उसका नाम रखा हमने LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें देखो है भी साझेदारी, ये है साझेदारी, और साझेदारी होने के बावजूद भी साझेदारों के दायित्व क्या है? सीमित है। तो कंपनी के भी गुण हैं और साझेदारी के भी गुण हैं, तो दोनों के फायदे। तो आजकल ये भी नया एक कॉन्सेप्ट चल गया, LLP भी चला गया। अब उसके बाद देखो क्या होता है, लोग व्यापार तो करते हैं, लेकिन सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार का टारगेट थोड़ा अलग है। अभी देखिए कोविड-19 का जो इफेक्ट है आप लोगों ने देखा, तो वहां ऐसा त्राहिमाम मचा कि व्यापार में मुनाफाखोरी अगर आप करोगे तो ये तो मानवता का हनन होगा। तो यहाँ एक प्राइवेट आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदे और वो 1.5 रुपये में बेच दे, हानि में बेच दे सिर्फ मानवता के लिए। वो नहीं करेगा, लेकिन सरकार करेगी। तो उदय हुआ किसका? गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्रों का। क्लियर है? फिर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। गवर्नमेंट वाइड लेवल पे काम कर सकती है। तो जब गवर्नमेंट आगे बढ़ने लगी, प्राइवेट लोग थोड़े पीछे रह गए, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई हम दोनों मिलकर काम करें। तो गवर्नमेंट और उनका एक दोनों का मिक्स कंबाइंड फॉर्मेट आया। उसको अपन क्या कहते हैं? मिश्रित क्षेत्र, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP वाला कॉन्सेप्ट चला, मिश्रित क्षेत्र भी चले। फिर साहब एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए सहकारी समितियां बनी। तो इस टाइप के अलग अलग ज्यों समाज में चीजें बढ़ती गई, व्यापार करने के तरीके अलग अलग होते गए। अब हमारे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक व्यावसायिक संगठन का प्रकार पढ़ना है जो मैंने आपको बताया, और उनके हर के लाभ, उनकी हानि, उनका जो तरीके हैं वो आपके समझ में आने चाहिए। बच्चों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हब जिस भी कंपटीशन एग्जाम्स में इसको इन किया गया है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत मजेदार बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे गलत नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। पहली बात तो ये चैप्टर बहुत आसान है। दूसरी बात, मैंने इसको जिस लेवल पे ले जाके आपको पढ़ाऊंगा उससे बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है, यहां तक समझ गए। अब हम व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप क्या है। और व्यावसायिक संगठन के लिए देखो मैं कह रहा हूं कि व्यवसाय करने के अलग अलग तरीके हैं और उन सब की अपनी अपनी क्या है विशेषता है। अगर आप कोई मुझसे ये पूछे सर कौन सा सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर देना बेवकूफ़ी होगी। सर क्यों? भाई हर चीज़ हर आदमी के लिए बेस्ट नहीं होती। आप कहेंगे सर कैसे? अब अगर कोई चाय वाले को मैं कहूँगी तो कंपनी बना ले, तो उसके लिए बेस्ट कहाँ हुई। लेकिन अगर मैं रिलायंस वाले को कहूँगी तो एकल स्वामित्व के रूप में काम करते हो, वो उसके लिए बेस्ट कहाँ हुआ। डिपेंड करेगा आपका व्यापार क्या है, आप किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, आपका तरीका क्या है। तो हर चीज़ के फीचर्स हैं, सुटेबल होने के लिए कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। हम नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स हैं उसको 5 आधार पर बांटेंगे। कितने आधार पे बांटेंगे? 5 आधार पे।
आप कहेंगे सर वो 5 आधार कौन कौन से हैं, तो वो आधार मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूं, जरा एक बार देखेंगे। इन 5 आधार पे हम बांटते हैं। पहला होता है स्वामित्व के आधार पे। अगर मैं बात करूं स्वामित्व की, तो साहब यहाँ पर एकल स्वामित्व है, अकेला स्वामी होता है। साझेदारी की बात करूं तो सभी साझेदार स्वामी होते हैं। कंपनी की बात करूं तो अंशधारी स्वामी होते हैं। तो एक तो स्वामित्व के आधार पे व्यावसायिक संगठन होते हैं। एक होता है नियंत्रण के आधार पे। अगर मैं एकल स्वामित्व की बात करूं तो एक ही व्यक्ति का पूरे व्यापार पे नियंत्रण होता है। साझेदारी की बात करूं तो सभी साझेदारों का व्यापार पे नियंत्रण होता है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के मालिक तो होते हैं, अंशधारी पर नियंत्रण नहीं होता उनका। आज आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लो, आप मालिक हो, आप रिलायंस के मालिक हो, पर आप कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग तो अंबानी के पास है। जो संचालक मंडल होते हैं वो नियंत्रण रखते हैं। तो नियंत्रण के आधार पे भी व्यापार के बंटवारे हो सकते हैं। लाभ विभाजन के आधार पे अगर मैं बात करूं एकल स्वामित्व की, तो उसमें लाभ विभाजन होता ही नहीं, क्योंकि सारा लाभ उसका है, सारी जोखिम उसके, वो है ही अकेला। लेकिन अगर मैं साझेदारी की बात करूं तो लाभ विभाजन तो साझेदारी का आधार है, लाभों को बांटना तो वहां पे जरूरी है। रही बात कंपनी की, तो कंपनी में लाभांश बढ़ते हैं, लाभ होंगे तो बटेंगे, वो भी अंशधारियों में, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में। समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक होता है जोखिम के आधार पे। जोखिम के आधार पे मैं बात करूं, अगर एकल स्वामित्व तो पूर्णतः जोखिम भरा हुआ काम है। कल को व्यापार डूब गया, आपका घर भी बिकेगा, क्योंकि असीमित जोखिम है। साझेदारी में भी यही है, पर कंपनी में यहाँ बच जाओगे आप। कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो उसके अंशधारी इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं। तो जोखिम के आधार पे भी अब हम बंटवारे कर सकते हैं। एक होता है प्रबंध संचालन के आधार पे कि कौन प्रबंध कर रहा है। अब एकल स्वामित्व में बात करें तो वही प्रबंधक है, वही मालिक है, सब कुछ वही करता है। साझेदारी में बात करें तो सब सक्रिय साझेदार अलग होते हैं, निष्क्रिय साझेदार अलग होते हैं। कुछ साझेदार होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं और व्यापार भी करते हैं और एक्टिवली काम करते हैं। कुछ साझेदार होते हैं, साहब मैं तो पैसा लगा सकता हूं, मैं व्यापार नहीं करूंगा, पैसा मैं जरूर लगा देता हूं पर मैं व्यापार नहीं करूंगा। तो प्रबंध संचालन के आधार पर भी ये काम हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ आधार हैं जिनके आधार पर बांटा जा सकता है। एक बार बच्चों देखो, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है मैं एक बार फिर बता देता हूं। अभी तक अपन ने पढ़ा कि व्यावसायिक संगठन में व्यवसाय का अर्थ क्या है, नोट करके मैंने बताया कि सभी आर्थिक क्रिया ये होती है, ये सारी चीजें बताई हैं। दूसरे पेज में मैंने आपको बताया कि ये आधार पे हम इनको बांट सकते हैं। यहाँ तक की चीजें आपको केवल रीड आउट करनी है नोट से, और कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं आना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पोर्शन चल रहा है। अब तक जो मैंने बताया एक सिंगल लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेट हो जाएगा। व्यावसायिक संगठन के जो क्षेत्र हैं, अगर आप देखोगे मार्केट में तो 3 तरीके के आपको क्षेत्र मिलेंगे। या तो देखेंगे लोग निजी क्षेत्र के रूप में, या तो निजी तौर पे काम कर रहे हैं, या फिर ये सार्वजनिक है यानी कि पब्लिक, या फिर इन दोनों का मिक्स, निजी और सार्वजनिक। मिश्रित का मतलब ही यही होता है कि आपका निजी प्लस सार्वजनिक अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो हम इसको मिश्रित कहते हैं। क्लियर है? अब निजी की बात करें, जैसे एकल स्वामित्व है, तो एकल स्वामित्व कभी भी पंजीकृत नहीं होते। आज आपको दुकान खोलनी है, कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, शटर ऊपर करो, दुकान खुल गई, बात खत्म। संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार है, जिसको HUF कहते हैं आप, ठीक है, उनको भी पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है। साझेदारी का भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता। तो निजी क्षेत्र गैर पंजीकृत या गैर निगमित भी होते हैं। आपकी कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सिर्फ 200 लोगों की कंपनी बन सकती है, ठीक है। ऐसे सहकारी संस्थाएं भी निजी हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होंगी, रजिस्टर्ड होंगी। तो निजी क्षेत्र को 2 पार्ट में बांट दिया, एक जो रजिस्टर्ड हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में, और एक जो रजिस्टर्ड नहीं हो, किसी भी कानून में नहीं हो, ठीक है। अब पब्लिक की बात करें, पब्लिक में भी साफ 2 बातें हैं, एक गैर पंजीकृत और गैर निगमित। नॉर्मली गैर पंजीकृत गैर निगमित आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पब्लिक लेवल पे जो काम होते हैं वो वाइड लेवल के होते हैं, बहुत विस्तृत होते हैं, तो वो नॉर्मली आपको पंजीकृत ही मिलेंगी। पंजीकृत में सार्वजनिक आपको मिलेंगी, व्यावसायिक संगठन मिलेगा आपको, निगम मिलेंगी, विभागीय संगठन, निगम और सरकारी निगम, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती हैं अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सरकारी कंपनी होती हैं, कॉरपोरेशन होते हैं,
डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है। कॉरपोरेशन की बात करूं तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैं, ठीक है। सरकारी कंपनी की बात करूं तो BPCL है, HPCL है। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रही बात किसकी, मिश्रित क्षेत्र की, तो मिश्रित क्षेत्र में दोनों का मिक्स होता है। ये चार्ट भी आपको केवल देखना था, समझना था, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और पहली लाइन में आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करके और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप ये देखिए कि ये जो पहली लाइन है, संयुक्त क्षेत्र का विचार, यानी कि जो मिश्रित वाला जो कॉन्सेप्ट आया कि भाई प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करें, ये विचार किसके सुझाव के आधार पे आया है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी एग्जाम्स के मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आया हुआ है या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। मैंने जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो इनकम टैक्स की एग्जाम हुई हो, चाहे वो लेक्चरशिप की हुई हो, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के क्वेश्चंस मैं यहाँ बोर्ड पे कराऊंगा। तो वो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड पे, वो आपके एग्जाम में एज इट इज विदाउट एनी करेक्शन रिपीट दिखेंगे। तो बच्चों, उन पे आपको बहुत फोकस करना है जो मैं क्लास में बोर्ड पे कराऊं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया और मैं तुरंत लाइन भी अंडरलाइन करता जाऊंगा कि ये लाइन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ये जो संयुक्त क्षेत्र का विचार है, सर्वप्रथम 1969 में दत्त कमेटी के सुझावों के आधार पर दिया गया था और इसमें सरकार और निजी क्षेत्रों की क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। तो आपको क्या लर्न करना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि संयुक्त क्षेत्र का विचार सर्वप्रथम कौन सी समिति के सुझावों के आधार पर दिया गया। तो भारत में दत्त कमेटी थी, उन्होंने ये सुझाव दिए थे, उनके सुझावों के आधार पे ही संयुक्त क्षेत्र का निर्माण संभव हो पाया है और ये 1969 से इसकी शुरुआत हुई। क्लियर, तो ये आपको लर्न करना है। तो लर्न करने वाला पहला पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और एक बात करते हैं, एक आदर्श व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं क्या है, हम किसको एक आदर्श व्यावसायिक संगठन कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आदर्श किसको कहते हैं। आप अपने पिताजी को आदर्श कहते हो कि वो मेरे आदर्श हैं, ठीक है। आप किसी गुरु को पसंद करते हो तो आप उनको अपना आदर्श मानते हो, ठीक है। हर एक कोई ना कोई आदर्श होता है हर आदमी का, तो आप आदर्श किसको माने। अच्छा, ये भी पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूं तो आप मेरे को आदर्श मान सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मैं दूसरे के लिए भी आदर्श हूं, क्योंकि दूसरा हो सकता है मेरे से नफरत करे। हर आदमी के अपने अपने तरीके हैं। तो हम आइडल किसको कहते हैं, जो कुछ फीचर्स को रखे। अब आप बताओ, अगर आपको एक व्यापार करना और उस व्यापार को स्टार्ट करने में ही परेशानियां आ जाएं, तो आपके नजरिए में वो आदर्श है या नहीं है। नहीं सर, व्यापार स्टार्ट करने में कठिनाई आ रही है तो आदर्श कहाँ से हुआ। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो आदर्श है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा ही व्यापार करना चाहते हैं जिसमें स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम हो, ताकि न्यू कमर्स आए ही नहीं। भाई जितनी आसान एंट्री होगी तो कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। हम यहाँ पे कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि अगर ये फीचर्स हैं तो वो आदर्श है। एक आपको मैं परिभाषा बता रहा हूँ व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की, आप इसको भी लर्न करेंगे। एक तो प्रोफेसर एहने की परिभाषा है, बस एक ही परिभाषा अपन बिजनेस की नहीं, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की। इन्होंने कहा कि साहब व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है ना, उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी तो आर्थिक मुनाफा है और माताजी कानून है। बात समझे, एक बच्चा है जिसके माता पिता होते हैं, तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के पिताजी क्या है, मुनाफा। अगर किसी व्यापार में मुनाफा नहीं है तो वो व्यापार नहीं है। और माताजी कौन है, कानून। पिताजी के लिए नहीं है, आपके लिए। माताजी वैसे पिताजी के लिए कानून होती है, पर यहाँ आपके लिए है, बच्चे के लिए, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के लिए। मतलब आपको कानून की पालना भी करनी पड़ेगी और मुनाफा भी कमाना है। तो ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि व्यावसायिक संगठन उस बच्चे की तरह जिसके पिताजी आर्थिक मुनाफा होते हैं, यह शब्द किसने कहे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो एक मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को भी आप एक बार क्या करेंगे, मगअप करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ आपको वो लर्न करनी है, बाकी समझनी है बस।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी समझ से सॉल्व हो जाएंगे, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्टडी करो, इनको समझो, बात खत्म। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप जैसे ईयर है, दत्त कमेटी है, ये आपको याद रहनी चाहिए। हैने की परिभाषा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसने कहा, हैने ने कहा, तो ये लर्न करने पड़ेंगे, समझने से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ के तो अब हम आदर्श व्यावसायिक संगठन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, किसको हम आदर्श व्यावसायिक संगठन कहेंगे। सबसे पहला, जिसका निर्माण करना, मतलब आप व्यावसायिक संगठन कोई भी, जैसे आप दुकान स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी निर्माण करना आसान हो तो वो हम आदर्श मानते हैं, अर्थात उसमें फॉर्मेलिटीज कम हो। चलो अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हो तो बताओ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट हुआ। एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, बताओ, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। अब एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन से व्यावसायिक संगठन का निर्माण करना सबसे आसान है। निम्न में से कौन से व्यावसायिक संगठन का निर्माण करना सबसे आसान है। एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, बताएं कौन सा आएगा आंसर। सर एकल स्वामित्व, यस बिल्कुल सही, क्योंकि कोई दूसरा तो है ही नहीं ना। आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, कुछ नहीं। आपके दिमाग में आ गया मुझे जूस की दुकान खोलनी है, देन ओके, शटर पर करो, जूस की दुकान लेके बैठ जाओ, बिजनेस शुरू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं साझेदारी करूं तो एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप ऐसे नहीं होती। रही बात कंपनी की, तो कंपनी तो बिना पंजीकरण के बनती नहीं, लीगल फॉर्मेलिटी शुरू। सहकारी समिति में तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए, उसके बिना सहकारी समिति बनती नहीं है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा हुआ, एकल स्वामित्व। तो इस टाइप की चीजें आप कब बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जब आपको सभी टाइप के व्यावसायिक संगठन के प्रारूप की पूरी समझ हो जाएगी। तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, मैं तो फीचर्स बता रहा हूं। जिसका निर्माण करना आसान होता है वो आदर्श है। दूसरा, जिसमें कम जोखिम हो, दायित्व थोड़े सीमित हो, वो ज्यादा बढ़िया है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कौन से व्यवसाय में जोखिम सीमित होती है। ऑप्शन ए एकल स्वामित्व, ऑप्शन बी साझेदारी, ऑप्शन सी कंपनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ तो आंसर क्या होगा, कंपनी, क्योंकि कंपनी में जितना आपने पैसा लगा दिया उसके अलावा कुछ नहीं। सर एक बात बताओ, कंपनी 50,000 करोड़ की कंपनी है, मैंने तो 500 रुपए के शेयर ले रखे हैं और वो 50,000 करोड़ रुपए डूब गए, उसके वो कंपनी बर्बाद हो गई, तो मेरे से क्या लिया जाएगा, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आपने जो 500 रुपए दे रखे हैं वो डूब जाएंगे बस। सर ये तो बड़े कमाल की चीज है। तभी तो आपको देखना है आप जोखिम कम लेना चाहते हो या दायित्व, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग हैं शादी के बारे में क्या विचार रखते हैं कि सर शादी तो करेंगे हम, शादी के 2 पहलू भैया, उसके नफे भी हैं तो नुकसान भी है, सेम चीज यहाँ पर है। अब कंपनी बनाओगे तो कंपनी का फायदा तो आपने देख लिया सीमित दायित्व में, पर कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है, आप मालिक हो के भी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि आपने कंपनी में शेयर लगा रखे हैं पर फैक्ट्री में जाके बैठ नहीं सकते, ऑफिस में जाके बैठ नहीं सकते, क्योंकि नियंत्रण आपके पास नहीं है, प्रबंध संचालन कोई और कर रहा है, स्वामित्व कोई और है। तो अब आप सोच रहे हैं आपको क्या करना है, आपको नहीं साहब अपना तो पूरा कंट्रोलिंग चाहिए, रिस्क ले लेंगे, तो एकल स्वामित्व करो भाई, फिर कंपनी क्यों बना रहे हो, समझ गए। तो दूसरा, जहां कम जोखिम होती है, जहां दायित्व सीमित होते हैं, वो आदर्श माना जाता है। तीसरा, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, मैं तो वैसे बढ़िया का पुत्र हूं, तो व्यापार तो मेरे से बढ़िया जानता भी कौन है, हमारे तो खून में ही व्यापार है। पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो मतलब, मारवाड़ी एक कहावत है, ओछी पूंजी धनी को खाए, सुना है आपने कभी। अगर आपके पास व्यापार करने के लिए आवश्यक पूंजी नहीं है तो वो व्यापार मत करना, नहीं तो जितना है ना वो भी डुबो दोगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें खुलती हैं मार्केट में, ठीक है, महीने 2 महीने बाद उसके शटर बंद हो जाते हैं और वो आदमी ने फर्नीचर में पैसा लगाया और लगाया, सब बर्बाद। ऐसा क्यों, वो उस चीज़ की स्टडी नहीं करते कि उस व्यापार में हमें कितनी पूंजी चाहिए। पता चला कि उस व्यापार को करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए थे, आपके पास 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख लगा के व्यापार किया क्यों। तो पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो। अब यहाँ पर देखो एकल स्वामित्व मात खा जाता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पूंजी होती है। अगर आप बड़ा व्यापार करना चाह रहे हो तो कंपनी बनाओ ताकि लोगों से पैसे ले सकें, छोटा व्यापार कर रहे हो तो एकल स्वामित्व कर लो, क्योंकि इतना ही पैसा चाहिए। तो डिपेंड करेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सब गुण संपन्न होगा वही आदर्श है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता। द्रौपदी ने भी यही गलती कर दी थी, उसने पूर्व जन्म में भगवान की साधना करी
और भगवान से वरदान मांगे कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो। भगवान ने कहा यार इतने सारे फीचर्स एक ही आदमी में, लेकिन वो तो जिद पे आ गई, नहीं मुझे तो चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, 5 पति मिले। तो बेटा सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, इनमें से कोई भी एक बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट लॉसशीलता हो। लॉसशीलता का मतलब आप चाहो तो निकल जाओ, व्यापार चलता रहे, ये चीज कंपनी में पॉसिबल है। अपने शेयर बेच दो, आपका उस कंपनी से नाता खत्म, कंपनी अभी भी चल रही है। पर एकल स्वामित्व में ऐसा नहीं होता कि सब मैं मेरा व्यापार दूसरे को दे दूं, वो व्यापार ही बिकेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ गया। और देखते हैं, देखो और क्या क्या फीचर्स हैं इसकी जिसको हम आदर्श कह दें। प्रबंध की प्रभाविकता एवं कार्य सक्षम हो। तो देखो प्रबंध की प्रभाविकता की बात करें, आप में मैनेजमेंट के टैलेंट हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक व्यापार कर सकते हो, इसको एकल स्वामित्व कहते हैं। लेकिन बड़ा लेवल का व्यापार करना है तो आपको मैनेजरियल कैपेसिटी चाहिए, तो फिर कंपनी बनाओ। ऐसे ही हितों का हस्तांतरण किया जा सके, एकल स्वामित्व में तो पॉसिबल है नहीं। कंपनी में आप अपने शेयर आराम से इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो ज्यादा बेस्ट है। स्थायित्व हो। स्थायित्व का मतलब होता है कि सब एक आदमी के मरने से व्यापार डिस्टर्ब नहीं हो। अब एकल स्वामित्व है, जैसे देखिए मैं मेरी बात करूं तो मुझे कई बार डर भी लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारा देखो व्यापार तो है नहीं, हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी हमारी आजीविका है और हम जो भी काम करते हैं वो खुद के ज्ञान के आधार पे करते हैं। हम हैं तो हमारा काम है, नहीं तो खत्म। और मैं इसको मेरे बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कोई कंप्यूटर का मेमोरी चिप तो है नहीं कि इधर से उधर ट्रांसफर कर दी। सर आप तो डिग्री होल्डर हैं, तो मैं मेरे बेटे को डिग्री ट्रांसफर थोड़ी कर दूंगा, मेरी डिग्री ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको खुद को पढ़ के डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये कंपनी हो तो मैं अपने शेयर दूसरे को बेच दूंगा, ट्रांसफरेबल हो गया, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसा व्यापार जिसमें आप अपने हित हस्तांतरण कर सको वो ज़्यादा आदर्श होता है। जो स्थायित्व हो, मतलब एक आदमी मर भी जाए तो व्यापार खत्म नहीं हो। अगर एकल स्वामित्व है, एकल स्वामित्व की मृत्यु, व्यापार खत्म। आप कहें सर उसके उत्तराधिकारी भी तो चला सकते हैं, फिर वो एचयूएफ हो गया ना। गोपनीयता हो, इसमें एकल स्वामित्व सबसे बेस्ट है, क्योंकि अकेले कोई राज मालूम होते हैं, वो किसी के साथ शेयर करेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा गोपनीय व्यापार कौन सा होता है? एकल स्वामित्व। कर का भार अधिक ना पड़े। यहाँ पर देखिए जिसमें टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आती है, छोटे लेवल का व्यापार करना है एकल स्वामित्व करो, क्योंकि टैक्स की रेट वहां पे स्लैब में होती है, 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो हमारे हिंदुस्तान में 1 रुपया भी कमाओगे तो 30% टैक्स रेट है, फ्लैट रेट। और जो ये स्लैब है ना 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, ये केवल एकल स्वामित्व और एचयूएफ के लिए है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जो 9 पॉइंट बताए, किसी में किसको बेस्ट बताया, किसी में किसी को बेस्ट बताया, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चीजें बेस्ट होंगी। एक फिक्स चीजें हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सबके लिए सुटेबल हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने आज एक व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक करके इसके प्रारूप शुरू करेंगे। यहां तक सबके समझ में आ गया? आज मैं आपको सबसे पहला प्रारूप शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो इसमें मेरे पास समझाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, और मैं आपको यही कह रहा हूं कि एकल स्वामित्व में आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। समझो, खाली समझ लो, इनमें से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये अपन ने जो इतने पॉइंट पढ़े हैं, मैंने आपको जो लर्न करने हैं वो पॉइंट मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए थे। अभी आदर्श व्यवसायिक संगठन की विशेषता, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर रहने को लर्न करने की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके तो एमसीक्यूज आएंगे ना, तो आपको लिखना थोड़ी है कि कौन कौन सी विशेषता होती है, बस समझ के बात खत्म। क्लियर है? और ये समझ के आधार पर क्यों सुनोगे? बिल्कुल एजिटेज लैंग्वेज तो मिलेगी नहीं, एजिटेज लैंग्वेज उनकी मिलेगी जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एकल स्वामित्व को मैं अब समझा रहा हूं, तो आप 5 मिनट मेरे को ध्यान से सुने, फिर मैं इसको रीड आउट करके बताऊंगा। एकल स्वामित्व नाम से क्लियर है, अकेला स्वामी। मैं पूछता जाता हूं, बताते जाऊं। पैसों की व्यवस्था कौन करेगा? सर वो खुद ही करेगा, ठीक है। जोखिम कौन लेगा? सर वो खुद ही लेगा। व्यापार का संचालन कौन करेगा? सर वो खुद ही करेगा। व्यापार किसके लिए कर रहा है? वो सर खुद के लिए कर रहा है। लाभ बटेंगे क्या? नहीं सर। जोखिम बटेगी क्या? नहीं सर।
तो शॉर्टकट में क्या बात हुई, दायित्व असीमित, जोखिम का बंटवारा नहीं होता, लाभों का बंटवारा नहीं होता, व्यवसाय का संचालन खुद को करना होता है, प्रबंध की कुशलता इनमें नहीं होती, व्यापार का स्तर छोटा होता है, ठीक है, ग्राहक से संतुष्टि अधिक होती है क्योंकि व्यक्तिगत क्या होते हैं, संपर्क होते हैं। शॉर्टकट में बता दूं, खुद के लिए व्यापार एकल स्वामित्व है। और एक बात बता देता हूं, अगर आपको ये लगे कि यार मैं ये काम करूंगा तो मेरे को मुनाफा होगा, तो आप बताओ क्या करोगे, ज्यादा भाग दौड़ करोगे या कम? हमेशा एक व्यापारी एक नौकरी पेशा से ज्यादा मेहनत करता है। कारण क्या है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मेरे खुद के लिए है और मैं पैसा कमाऊंगा, तो उसको एक डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब मैं केवल रीड आउट करके पढ़ा देता हूँ। एकल स्वामित्व व्यापार का वो प्रारूप है जिसमें एक ही व्यक्ति अकेला व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करता है, कहीं बाहर से नहीं आने वाले, क्योंकि एकल स्वामित्व है। एक बात, संचालन भी वही करेगा, जोखिम भी वही वहन करेगा। कौन करेगा? वो खुद अकेला ही। इसको हम क्या कहते हैं? एकल स्वामित्व कहते हैं। और इस दुनिया का सबसे आसान, सबसे पुराना और ओरिजिनली देखा जाए तो यही था। इसके बाद लोगों ने व्यापार के तरीके ढूंढे अलग अलग। स्टार्टिंग तो इससे ही होती है। आप भी व्यापार करोगे, आपकी शुरुआत अकेले से ही होगी, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे, कारवा जुड़ता जाएगा, सब ऐसे ही होगा। इस तरीके से काम होते हैं, धीरे 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 धीरे। आज मैं आपको मेरे ऑफिस की बात बताता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ। मैंने अकेले नहीं काम शुरू किया था, धीरे 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 मेरे साथ स्टाफ जुड़ते गए, मैंने पार्टनर भी जोड़े हैं, ठीक है। काम बढ़ता जा रहा है, मैं अकेला कितना काम करूँगा, लेकिन स्टार्टिंग यही होती है। तो ये सबसे ओरिजिनल फॉर्मेट है, सबसे प्राचीन है, सबसे आसान तरीका है। अब इनमें देखो सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है व्यापार का, ठीक है, सबसे आसान प्रारूप कौन सा है, ठीक है, ओरिजिनल प्रारूप कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें एक ही व्यक्ति की जोखिम होती है, एक ही व्यक्ति पूंजी की व्यवस्था करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आप खुद ही कर लेंगे इसको। और मेरे हिसाब से इनमें किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर गलत होता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है। इसके बाद और देखते हैं इसमें, देखो ये स्वयं के द्वारा और स्वयं के लिए ही होता है, किसी और के लिए तो करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी है। ये जो बिजनेस होता है उसकी ये प्रथम सीढ़ी है, समझ गए? सबसे पहले स्टार्टिंग यही है। तो आप खुद के लिए ही करते हो काम और खुद ही चलाते हो। इसमें जोखिम क्या होती है? असीमित और अविभाजित। असीमित मतलब अगर तुमने व्यापार किया और तुम्हारे को गांठें लग गई, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सब तुम अलग और तुम्हारे घर वाले अलग, तुम्हारा मकान बिकेगा, तुम्हारे सारे बर्तन वगैरह बिक जाएंगे, लोगों को चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि जोखिम असीमित है साहब, और कोई बांट नहीं सकता आपकी जोखिम है। ऐसा नहीं कि पार्टनर है साहब उसकी भी मकान बेच लो ना, आपका ही है। अब इसकी परिभाषा देखो। अब ये परिभाषाएं आपको याद करनी है। परिभाषाएं कैसे याद करें? राइटर के नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है, राइटर के नाम आपको लर्न करने हैं। और अंदर केवल एक की पॉइंट को ध्यान रखना है, पूरा क्योंकि लिखना तो है नहीं आपको। सर ये परिभाषा हम क्यों पढ़ें? देखो बच्चों, क्या है ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो आप, RAS, IAS, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड। मैं RPSC की बात करूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि बताओ ये शब्द किसने कहा। जैसे जेम्स स्टेफनसन ने क्या कहा कि एकल विक्रेता एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा व्यवसाय का संचालन करता है। स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वयं के द्वारा व्यवसाय का संचालन करता है। यहां केवल इतना सा अगर आप ध्यान रख लेंगे ना कि ये बात किसने कही, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, बस बाकी और पढ़ लो, लेकिन लर्न इतना सा कर लो कि स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा व्यापार करता है। ये बात किसने कही? जेम्स स्टेफनसन ने। वह न केवल पूंजी का स्वामी है, पैसा लगा रहा तो मालिक भी वही है, मैनेजर भी वही है, सारे लाभ भी उसके हैं, सारी हानि भी उसकी है। क्लियर है? तो आपको तो ये रखना है ध्यान में कि जो स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा व्यापार करे, ये बात किसने कही? जेम्स स्टेफनसन ने कही।
वेड विटर के अकॉर्डिंग एकल स्वामित्व व्यवसाय का ऐसा प्रारूप है जिसमें एकल व्यक्ति द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व रखा जाता है। तो ये मेन लाइन हो गई आपको लर्न करने वाली। तो ये बात किसने कही कि व्यापार का ऐसा स्वामित्व जिसमें एकल व्यक्ति ही नियंत्रण रखता है, एकल व्यक्ति ही मालिक होता है, किसने कही? वेड विटर्स। जॉन एंड सुबिन के अकॉर्डिंग एकल स्वामित्व व्यवसाय में एक व्यक्ति अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय, बस इतना सा ध्यान रखो, खुद के नाम से जो व्यवसाय करे, ठीक है, वो एकल स्वामित्व होता है। ये बात किसने कही? जॉन एंड सुबिन ने कही। सर ये बताओ, ये जो परिभाषाएं आप बता रहे हैं केवल यही हैं या और भी हो सकती हैं? बहुत हो सकती हैं, अनेकों हो सकती हैं। तो सर इसका मतलब परिभाषाएं आपके बताए हुए से अलग आ सकती है? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि जो परिभाषाएं मैंने बताई उनके अलावा भी कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी 5% भी नहीं है। 95% वही आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च करके सारी परिभाषाएं आपके सामने रख दी हैं। क्लियर है? तो आप इतना भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सब इस एकल स्वामित्व व्यवसाय के क्या लक्षण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, केवल एक बार रीड आउट करके सुना देता हूँ। इसमें निर्माण करना और समापन करना दोनों ही आसान है, क्योंकि निर्माण करने के लिए कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है, समाप्त करने के लिए शटर डाउन कर दो, उस दिन से दुकान बंद, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है तो वो निर्माण और समापन दोनों क्या है? आसान है। कोई आपको रोकने टोकने वाला है नहीं, क्योंकि आप अकेले ही स्वामी हो, क्योंकि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आसान है। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली लाइन जरूर अंडरलाइन करें। ये धरती के सामान्य कानून से संचालित होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सब एकल स्वामित्व पे कौन सा कानून लगता है? तो देखो, एकल स्वामित्व पे कोई कानून नहीं लगता, लेकिन ऑप्शन में एक बार आया था धरती का सामान्य कानून। अब ये क्या होता है? लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? ये धरती का कानून क्या है? ये धरती का कानून ये कहता है जो करेगा वो भरेगा। अगर आप गरीब हो तो इसमें भगवान की गलती नहीं, आपकी गलती है। क्यों? आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप उतनी जोखिम नहीं लेना चाहते। समझ रहे हो मेरी बात? आप कहेंगे सर मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य तो बनाते हैं लोग, भाग्य किसी का होता थोड़ी है। आप अंबानी को आज रोड पे फेंक दो, वो वापस अंबानी मिलेगा आपको। कारण क्या है? मेहनत का फर्क है। तो साहब ये लॉ ऑफ लैंड है कि धरती में जो बीज डालोगे धरती आपको उसी का फल देगी, वही पौधा देगी आपको। ये लॉ ऑफ लैंड है, जो बोओगे वही उगेगा। तो ये एकल स्वामित्व का नियम है और यही कानून है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई इस पे पार्टनरशिप एक्ट, कोई कंपनी एक्ट कुछ नहीं लगता। समझ गए बात? दूसरा, इसमें दायित्व कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब कोई बांटने वाला नहीं है, अकेले हो ना, तो इसलिए दायित्व असीमित है। कल को जो भी नुकसान होंगे निजी स्रोत से भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा, लाभ प्राप्त करता भी आप ही हो और जोखिम बहन करता भी आप ही हो, अकेले हो, कोई आपके साथ शेयरिंग नहीं होगी। नियंत्रण पूरा आपका है, मालिक ही आप हो, पूरा नियंत्रण आपका है, दूसरों का कोई एक्सेप्ट नहीं है। आपके दिमाग में जो योजना आ गई लागू कर दो, कोई रोक टोक ही नहीं है ना, किसी से राय लेनी नहीं, कोई आपको साझेदारी है नहीं। इसमें स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये प्रॉब्लम है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्योंकि व्यापार और व्यापारी एक ही है। यहाँ अगर आपका व्यापार डूब गया तो आप डूब गए। व्यापार की हानि आपकी व्यक्तिगत संपत्तियों से वसूली जाएगी, क्योंकि ये पृथक अस्तित्व नहीं रखता। जो फीचर कंपनी में वो इसमें नहीं है। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव होता है, ये तो आपने देखा ही है कि साहब एक सेठ जी मर गए तो उनका व्यापार भी खत्म, क्योंकि ये तो आपके साथ ही था। सबसे प्राचीन प्रारूप है, स्टार्टिंग इसी से होती है, आज भी यही है। सबसे ज्यादा अगर विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार का कोई प्रारूप है तो वो एकल स्वामित्व ही है। व्यापार संचालन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, क्योंकि एक आदमी कितनी पूंजी लगाएगा और कितनी जोखिम लेगा, तो वो बहुत बड़े लेवल पे व्यापार नहीं करता। जब बड़े लेवल पे व्यापार करना होता है तो वो एकल स्वामित्व नहीं बनाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? और अब हम इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं, मैं ज़्यादा आपका टाइम इसमें ख़राब नहीं करूँगा। एकल स्वामित्व के लाभ और गुण क्या हैं? तो यही अब फीचर समझ के, वही लाभ है वही गुण है। अविभाजित लाभ है, लाभ बढ़ते नहीं है, ये इसका फायदा है कि सारे लाभ आपके हैं।
कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है। सीधी सी बात है, आपको मालूम है मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुनाफा मेरा है। खुद के लिए तो व्यापार है और खुद के द्वारा है, तो डायरेक्ट मोटिवेशन आना ही आना है। ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क, भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि मालिक अलग है कर्मचारी अलग है, आप ही बैठे हो दुकान पर, ग्राहक आते हैं, पर्सनल डीलिंग करते हो तो ग्राहक को सेटिस्फेक्शन आता है। अब आज हम हमारे सीए फील्ड की बात करें, मैं भले ही कितने स्टाफ को रख लूँ और कितने ही मेरे पार्टनर बन जाएं, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर क्या कहता है, मेरा क्लाइंट क्या कहता है कि यार सर से बात करवाओ। अब भले मैं कुछ अलग कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन आता है मेरे से बात करने से, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क से संतुष्टि ग्राहक को मिलती ही मिलती है। आत्म संतुष्टि, देखो हर एकल व्यापारी को एक चाय वाला है ना, वो भी खुश है, यार जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मिल रहा है, बस बहुत है और क्या चाहिए। तो एकल स्वामित्व में आत्म संतुष्टि आती है, ठीक है। तुरंत निर्णय, शीघ्र कार्य, कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं, कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, तो तुरंत निर्णय होते हैं, तुरंत आपके डिसीजंस हो सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। गठन और समापन आसान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं है, तो आप आराम से इसका निर्माण कर सकते हो, आराम से समापन कर सकते हो, कोई वैधानिक औपचारिकता होती नहीं, बिल्कुल गोपनीय होता है क्योंकि किसी के साथ शेयरिंग करनी नहीं है। लॉसशीलता का इसमें अभाव होता है, ये इसके गुण नहीं है, ये इसकी हानि है। लॉसशीलता का इसमें अभाव है, लेकिन अगर गुण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉसशीलता गठन और समापन के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी समाप्त करना हो आप उसी दिन समाप्त कर सकते हो, इसलिए अपन इसको गुण के रूप में भी देख सकते हैं। पूर्ण नियंत्रण होता है, कोई दूसरा कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, आप अकेले ही हो। और उपलब्धियों का आपको इसमें एहसास होता है, जो जो आप मेहनत करते हो, आप प्रोग्रेस करते हो, तो आपको अपनी उपलब्धियों का एहसास होता है और वो आपको मोटिवेट करती है, आप और काम करते हो। क्लियर है? इसके बाद इसकी कुछ कमियां भी देख लेते हैं हम। इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमी क्या है? दायित्व असीमित है, अविभाजित जोखिम है, संसाधन आपके अकेले के सीमित होंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। देखो एक कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, लाला जी की दुकान पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि कंपनी के ऊपर के कॉर्पोरेट स्टाइल का ठप्पा लग जाता है, तो लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ब्रांडेड चीज़ है, कंपनी की है, लाला जी ने खुद ने घर में बनाई, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भैया, तुम्हारी दुकान कल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आसान समापन है, कंपनी में इतना आसान नहीं है। ऐसे ही अकुशल प्रबंध है, सीमित प्रबंध योग्यता होती है, आप कोई मैनेजमेंट के बंदे तो हो नहीं, बस व्यापार करना शुरू कर दिया तो आपके पास में टैलेंट नहीं होता। सीमित जीवन काल है, आपके जीवन के साथ व्यापार आपका खत्म है। कंपनियां चलती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से चलती चलती कब तक चलती रहती। लापरवाही पूर्ण निर्णय, सीधी सी बात, अगर आपने गलती करी, लापरवाही करी तो निर्णय आप लोगे, आपको कोई सलाह देने वाला है नहीं, तो इस टाइप के कुछ इसमें निर्णय होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ देखिए हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं, एकल स्वामित्व की उपयोगिता, ये कहाँ पर यूजफुल है। सीधी सी बात है, जिसका बाजार छोटा है और स्थानीय है, सब्जी विक्रेता, वो सब्जी वाला कभी भी कंपनी बना के पूरे देश में सब्जी नहीं बेचेगा। हालांकि आजकल हर चीज़ के अपवाद हो गए, रिलायंस फ्रेश पूरे देश में सब्जी बेच रहा है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम पूरे देश में क्लासें ले लेंगे, फेस टू फेस क्लासें लिया करते थे, ठीक है। आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर चीज़ों के अपवाद आजकल शुरू हो चुके हैं। फिर भी एकल स्वामित्व तो वहीं पे ज़्यादा सूटेबल है जहाँ व्यापार छोटा हो, स्थानीय हो, जिनमें रुचि के हिसाब से काम किया जाए। जैसे बुटीक के काम होते हैं, तो बुटीक के काम करने वाले एकल स्वामित्व करते हैं कि खुद को ही काम करना है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे दर्जी की दुकान है और ये सब लोग क्या है, ये कंपनी थोड़ी बनाएंगे, इनका एक लेवल होता है, एक छोटा लेवल होता है, उस पर व्यापार करते हैं। जिनमें कार्य का स्तर कम हो, जैसे चाय वाला है, तो ये छोटे व्यापार के लिए एकल स्वामित्व सूटेबल है। जिनमें व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत होती है, वहाँ ये सब सूटेबल है। जिनमें कम पैसों की जरूरत होती है, कम निवेश की जरूरत होती है, उन व्यापार के लिए एकल स्वामित्व क्या है, सफिशिएंट है। तो बच्चों आज मैंने आपको एकल स्वामित्व पूरा कंप्लीट करा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स?